नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आरडीपी में। रुचि धर्मन पाठशाला के माध्यम से आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पर हमने एक पहल चालू करी है जिसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं उनका अध्ययन अध्यापन का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। उसी क्रम में आज पहला वीडियो हम सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं जो है एमपीपीएससी के लिए। इसके बाद जो आने वाले वीडियो होंगे बच्चों उसमें हम व्यापम के बारे में बात करेंगे। आज हम एमपीपीएससी के सिलेबस डिस्कशन के बारे में बात करने के लिए मिले हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि एमपीपीएससी के बच्चों को लेकर यहाँ पर एक भ्रम बना रहता है, विशेषकर इंग्लिश मीडियम और साथ ही साथ हिंदी मीडियम के बच्चों को भी, कि हम क्या 150 से ऊपर नंबर ला सकते हैं। मिनिमम क्या हमारे 150 नंबर आ सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मिनिमम। तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो लास्ट ईयर अपना सिलेबस चेंज हुआ है, तो अगर उस सिलेबस का हम सही से और सटीक अध्ययन करें तो बिल्कुल आसान है 150 नंबर लाना, लेकिन उसके लिए आपकी रणनीति सही होना चाहिए। जैसा कि मैं क्लास में भी आप बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा यदि कोई भी युद्ध जीतना है तो उस युद्ध को जीतने से पहले आपका उचित प्रशिक्षण हो गया हो। इसका मतलब यह है कि आपका कौशल विकास अच्छी तरह से हुआ हो और साथ ही साथ आप बच्चों के द्वारा यहाँ पर अभ्यास भी किया गया हो। अभ्यास से तात्पर्य मेरा यह है कि आपने मोर देन इनफ टेस्ट यहाँ पर सॉल्व करे हुए हैं, उनका डिस्कशन किया हुआ है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की हुई है। ये तो बात हुई एमपीपीएससी के लिए। व्यापम में भी सेम यही होगा। जैसे कि आने वाले वीडियो में मैं पूरी बात करूंगी व्यापम के बारे में। आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे एमपीपीएससी का प्रश्न पत्र क्रमांक 5, जहां पर 300 नंबर हिंदी से रिलेटेड है, लेकिन प्रश्न पत्र क्रमांक 6 को इंक्लूड करे तब। तो यहां पर प्रश्न पत्र क्रमांक 5 और 6 दोनों का सेपरेट मेरे द्वारा सिलेबस का यहां पर आपको डिस्कशन कराया जाएगा और कैसे आप तैयारी करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे, इस बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो देखते हैं कि क्या कहता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सिलेबस। जैसा कि बच्चों आप जानते होंगे कि हिंदी का पेपर कौन से दिन होना है यदि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद में कौन से, ये जिक्र मैं क्यों कर रही हूं उसके पीछे मैं रीजन बताना चाहूंगी, क्योंकि कई बार ये बच्चे ये सोचते हैं कि हिंदी का सिलेबस छोटा है। नो डाउट छोटा है यहां पर, लेकिन 5वें दिन इसका नंबर आने के कारण बच्चे यहां तक आते आते थोड़ा सा थक जाते हैं। थकान के कारण कभी कभी ये पेपर हमारा यहाँ पर क्या कर देता है, कठिनाई उत्पन्न कर देता है। तो इस कठिनाई को दूर करने का सबसे अच्छा इलाज है आपका शॉर्ट नोट्स, जिसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में यहाँ पर हमारी बात होगी। आज सिर्फ हम सिलेबस डिस्कशन करते हैं और स्ट्रेटेजी हमारी पढ़ने की क्या रहेगी इस पेपर को, इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर, जैसा कि बच्चों बताएं आप लोग कि प्रश्न पत्र क्रमांक जो भी पीएससी का स्टूडेंट है वो आंसर देगा यहाँ पर कितने नंबर का पेपर नंबर 5 होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि पेपर नंबर 5 जो होता है बच्चों वो 200 नंबर का होता है। कई बारी आपको ये भी नहीं पता होता कि कितने नंबर का पेपर आएगा। तो हिंदी का जो पेपर होता है बच्चों, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो 5वें नंबर पर होता है। प्रश्न पत्र क्रमांक 5 200 नंबर का होता है और उसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है 3 घंटे। इवन आने वाले लेक्चर्स में आपको यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगी कि आपको समय सीमा का सदुपयोग कैसे करना है, इस 3 घंटे को कैसे सेक्शंस में बांटकर पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आज केवल सिलेबस डिस्कशन। देखिए, अगर मैं इस पेपर का नाम देखूं तो देखिए बच्चों, इसमें लिखा हुआ है सामान्य हिंदी। मतलब यहां पर जो एग्जामिनर है उसका उद्देश्य कहीं से कहीं तक आपको विशिष्ट हिंदी पूछना नहीं है या हिंदी विषय को टफ बनाना बिल्कुल नहीं है। नाम ही वो दे रहे हैं कि सामान्य हिंदी एवं व्याकरण। सामान्य हिंदी से इनका तात्पर्य क्या है, तो ये यहाँ पर एक और बात कहते हैं कि इस प्रश्न पत्र का स्तर जो होगा वो स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए छात्रों के समक्ष होगा। मतलब हर वो बच्चा जिसने कोई ना कोई डिग्री हासिल करी है, उसने अपने स्कूल में कॉलेज में हिंदी पढ़ा होगा और उसी पढ़े हुए नॉलेज को यहाँ पर वो पूछने की बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा विशिष्ट नहीं। ठीक है, और इसके पीछे ये बोलते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बारे में ये जानकारी देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य यह है कि आपके पढ़ने व समझने की भाषाई दक्षता
और लेखन की योग्यता। याद है लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ी सी बात करी थी राइटिंग के बारे में, ठीक है। लेखन की योग्यता, लेखन की योग्यता से सीधा तात्पर्य है शुद्ध अशुद्ध शब्द, ठीक है, वाक्य, साथ ही साथ यहां पर आपकी राइटिंग कैसी है, ठीक है। क्योंकि ये बात यहां पर कई बार आप पूछते हैं ना बच्चों कि मैम राइटिंग के नंबर कटते हैं क्या, तो देखिए आपके पेपर की पहली लाइन में लिखा है कटते तो नहीं, आपकी राइटिंग पठनीय होना चाहिए, लेकिन हिंदी विषय की मतलब पेपर में यहां पर राइटिंग कहीं ना कहीं नंबर दिलाने में और काटने में बहुत ज्यादा रोल अदा करती है, ठीक है। और हिंदी में स्पष्टता, सही विचार की क्षमता का मूल्यांकन करना ही इसका क्या है, उद्देश्य है। तो आई होप अगर मैं इसको कंक्लूड करके बोलूं कि इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हिंदी भाषा की आपकी क्या समझ है, इसके बारे में ये थोड़ा सा यहां पर क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। क्या क्या प्रश्न पूछेंगे तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए बच्चों, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस तो करेंगे ही आगे इसके बाद जस्ट, लेकिन आप मुझे जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिए कि हिंदी के पेपर में कुल कितने प्रश्न आते हैं। जी हाँ, आप बोल तो नहीं सकते लेकिन तो भी बोलिए, घर पे बैठे बैठे वीडियो देख रहे हैं तो 8, ठीक है। टोटल यहां पर 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका सीक्वेंस इसी क्रम में होगा। तो पहला, और इसी में आपको देखते जाना है कैसे प्रश्न आएंगे, इसके लिए हम जस्ट इसके बाद में अभी यहां पर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में लाएंगे बच्चों, ठीक है। ये कहते हैं कि पहला प्रश्न हम पूछेंगे लघुत्तरी प्रश्न होगा। वो लघुत्तरी प्रश्न का मतलब ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर आपको 1 या 2 लाइन में देने होंगे, और ये होंगे कितने, 25, और हर प्रश्न होगा बच्चों 3 अंक का, मतलब टोटल 75 अंकों का यहां पर हिंदी पूछा जाने वाला है। मतलब लगातार 5 पेज, लगातार 5 पेज में आपको कैसे अपनी कॉपी को सजाना है, लिखना है, आगे की वीडियो में हम ये अगेन डिस्कस में लाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे इसके अंदर प्रश्न, तो बोलता है निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जो भी पाठ्यक्रम इसके नीचे दिया हुआ है और आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका पूरा पूरा यहां पर प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए बोलूं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अयोगवाह क्या है, शब्दों के बारे में नॉलेज, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, पल्लवन किसे कहते हैं, संक्षेपण किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला बोलता है अलंकार से संबंधित हम प्रश्न पूछेंगे। अलंकार मतलब क्या, यहां पर यह हिंदी साहित्य का या काव्य को शोभा बढ़ाने के लिए एक तत्व प्रयोग में लाया जाता है जिसको हम कहते हैं अलंकार। उसके बारे में यहां पर बोलते हैं ये कि हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई करके दिया हुआ है बच्चों कि हम शब्दा अलंकार में केवल 3 अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आपको पूछेंगे। अर्था अलंकार में केवल 3 उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार हम आपसे पूछेंगे। लेकिन इसके अलावा इन पे डिपेंडेंट जो और भी अलंकार हैं और जो महत्वपूर्ण अलंकार बाकी के एग्जाम्स में हम पढ़ते हैं, वो अलंकार को भी हम यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे। क्योंकि आज नहीं तो कल, क्योंकि प्रश्न लिखा हुआ है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, तो इसके अन्य अलंकार के प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन अगर हमने 2020 का पेपर उठाकर देखा तो इन्हीं 6 अलंकार में से क्वेश्चन आए हैं। कितने नंबर का पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में अलंकार आने हैं बच्चे। शब्द अलंकार 5 नंबर का, अर्थ अलंकार 5 नंबर का, टोटल 10 नंबर का अलंकार पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न यहां पर बोलते हैं ये कि हम आपसे अनुवाद पूछेंगे। अनुवाद कैसे, यहां पर तो हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, ठीक है, ये पूछे जाएंगे। यहां पर ये मिस्टेक लिखी हुई है बच्चों, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर ले। ये 15 नंबर का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद पूछा जाएगा आपको, और 20 नंबर का यहां पर अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद पूछा जाएगा, ठीक है। मतलब हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन टोटल आपको आने वाले हैं 35 अंकों के। 35 अंकों का यहां पर क्या आने वाला है, आपको ट्रांसलेशन आने वाला है। ट्रांसलेशन कैसे आएंगे, तो यहां पर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा हिंदी में, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा इंग्लिश में, और एक सेंटेंस दे दिया जाएगा अंग्रेजी में, मतलब 5-5 दिए जाएंगे, उनको आपको कन्वर्ट करना होगा
हिंदी में। जैसे उदाहरण के लिए आई एम अ टीचर का हिंदी रूपांतरण करें, या फिर इसी का हिंदी रूपांतरण में पूछ लिया अंग्रेजी करें कि मैं एक शिक्षक हूं, इसका अंग्रेजी बदलें। ठीक है, अगला आता है बच्चों यहां पर 3 टॉपिक एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे, संधि, समास और विराम चिन्ह। इनके प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंकों के। संधि मतलब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको आप संधि कहते हैं। डिटेल हम देखेंगे। मतलब यहां पर आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, उसका बोलेगा संधि विच्छेद करें, या फिर दे दिया जाएगा संधि विच्छेद करके और बोलेंगे कि दिए गए शब्द की संधि करें, ऐसे प्रश्न। समास में भी समस्त पद दिया रहा होगा, उसका बोलेगा समास विग्रह करें, या फिर यहां पर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न की समास का नाम बताएं, समास को पहचानें, समास का विग्रह करें। और चिन्हों से रिलेटेड हिंदी में जितने भी विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनसे संबंधित प्रश्न आएंगे 20 अंकों के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या पूछेगा ये, अगला बोलता है कि हम आपसे प्रारंभिक व्याकरण, देखिए ये बहुत मीनिंगफुल शब्द है, बताऊंगी कैसे जब आप आगे हिंदी के लेक्चर्स को पढ़ेंगे। तो इस प्रारंभिक व्याकरण के कारण बच्चों ये यहां पर कभी कभी जो सिलेबस अपना ये दिख रहा है ना, उससे भी बाहर जाकर प्रश्न पूछ लेता है। कैसे देखेंगे, जैसे भाषा कहीं सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठा के देखिएगा, वहां पर पूछा है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, मानक भाषा किसे कहते हैं, विभाषा किसे कहते हैं, आदि प्रश्न। या बोली किसे कहते हैं, ठीक है, अपभ्रंश क्या है, ठीक है, या सौरसैनी अपभ्रंश की बोलियां, भाषाएं या किससे संबंधित है, ये सारे प्रश्न यहां पर आ सकते हैं। शब्दावलियां, मतलब ये वाला बोलता है कि हम प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियों से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, जिसके अंतर्गत ये सब टॉपिक दिए गए हैं। हर प्रश्न 2 अंकों का होगा और 10 प्रश्न हम पूछेंगे, जिसके लिए 20 अंक यहां पर निर्धारित किए गए हैं। इसके अंदर क्या क्या पूछेंगे, तो पहला पॉइंट ये बोलते हैं कि प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावलियां। देखिए क्या लिखा है, हिंदी अंग्रेजी, मतलब ऐसी शब्दावलियां बच्चों जो प्रशासन में कार्य के दौरान प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे कि एडॉक, एडॉक का हिंदी मीनिंग बताना है, तो हिंदी में आपको प्रशासन में यह शब्द प्रयोग में लाया जाएगा, मतलब तदर्थ। ठीक है, या फिर आपको हिंदी शब्द दे दिया प्रतिनियुक्ति, तो आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना होगा डेपुटेशन। ठीक है, तो ये कहलाती हैं शब्दावलियां जो प्रशासन में प्रयोग में लाई जाती हैं, उनका हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद ये पूछा जाएगा। ठीक है, अंक होंगे इसके लिए 2। मुहावरे एवं कहावतें यहां पर अर्थ के रूप में पूछी जाएंगी। पहले इसमें वाक्य में प्रयोग के लिए भी बोलता था, लेकिन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में केवल यहां पर इसका अर्थ पूछा है। जैसे कि थोथा चना भाजे गना या नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, दोनों जो भी लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, इनका अर्थ बताएं, ऐसा प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा। विलोम शब्द मतलब आपको शब्द युग्म का एक, मतलब हम पूरे शब्द युग्म पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि यह शब्द युग्म का एक प्रकार है जिसमें आपको दिए गए शब्द का विपरीत शब्द लिखना होता है। जैसे रात, तो रात का विपरीत शब्द अगर आपने लिख दिया दिन, सही हुआ तो आपको 2 अंक यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, मतलब लंबे लंबे यहां पर वाक्य होंगे, उसके लिए आपको एक शब्द यहां पर लिखना होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा कि घोड़े पर सवार होकर जाने वाला व्यक्ति, तो आपने एक शब्द बोल दिया, क्या, घुड़सवार। ठीक है, तत्सम तद्भव, मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिए गए हैं और जो रूप परिवर्तित करके हिंदी भाषा में आ गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको संस्कृत के शब्द दे दिए गए, मतलब आपको दिया गया है तत्सम, तो आपको उसको कन्वर्ट करके लिखना होगा तद्भव में। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए इसने यहां पर दिया कृष्ण, तो आपको उसको लिखना पड़ेगा किशन, या शब्द दिया माता, तो आपको उसको तत्सम में कन्वर्ट करना होगा मात्र। तो इस प्रकार के प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट बोलता है पर्यायवाची, मतलब जब बहुत सारे शब्दों का पर्याय या मीनिंग एक ही निकलने लगे तो वो शब्द पर्यायवाची कहलाता है। तो यहाँ ये मिनिमम 3 पर्यायवाची तो पूछते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए इसने बोल दिया कि जल का कोई 3 पर्यायवाची लिखिए, तो जल बराबर पानी बराबर नीर बराबर वारी बराबर जलधि। तो ऐसे 3 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे जिनका अर्थ यहाँ पर सेम हो, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं मानक शब्दावली। मानक शब्दावली बहुत सारे प्रकार की होती है। यहाँ पर पहले हम इसको डिटेल में अपने सिलेबस के दौरान पढ़ेंगे। जो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध शब्द होते हैं, स्टैंडर्ड शब्द होते हैं, वो यहाँ पर मानक शब्द कहलाते हैं। ये कैसे हैं, कितने हैं, उनके मीनिंग क्या है, ये सारा डिटेल यहाँ पर कराया जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, नाम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपठित मतलब जो आपने इससे पहले कभी ना पढ़ा हो। अच्छा एक बात बताइए, यदि मैंने आपको इसको क्लास में पढ़ा दिया तो ये तो पठित हो गया ना, अपठित रहा नहीं, तो मतलब इसको मैं ना पढ़ाऊं ना, ठीक है। लेकिन हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर ये मेरे पढ़ाए हुए प्रश्नों में से नहीं आएगा, लेकिन इसको हम हल करने का तरीका देखेंगे, जिससे यहाँ पर जो बिना पढ़ा हुआ गद्यांश है उसके प्रश्न के उत्तर भी आप सही और सटीक दे पाए, ठीक है। कितने अंकों का आएगा बेटा, तो यहाँ पर आपको एक पैरा दिया होगा, इस पैरा को आपको पढ़ना है और यहाँ पर इसके आंसर उसी पैरा के अंदर से फाइंड आउट करने हैं और लिखने हैं। यदि वो सही होते हैं तो यहाँ पर 20 में से 20 अंक भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो बोलता है, अगला प्रश्न हम पूछेंगे पल्लवन का। पल्लवन मतलब आपको यहाँ पर एक पंक्ति दे दी जाती है। पल्लवन मतलब होता है किसी भी पंक्ति को, वाक्य को, उक्ति को, ठीक है, या कोई कहावत को फैलाकर लिखना या विस्तार पूर्वक लिखने की प्रक्रिया कहलाती है बच्चों पल्लवन। तो ये कैसे पूछेगा, तो आपको यहाँ पर ये 2 सेंटेंस दे देगा, ठीक है। ये कोई भी हो सकते हैं, किसी भी विषय से संबंधित हो सकते हैं। इन 2 सेंटेंस को आपको मतलब लिखना होगा विस्तार करके, दोनों में से कोई एक को बच्चों अथवा रहेगा इस प्रश्न के लिए। विस्तार पूर्वक व्याख्या आपकी इसको करनी होगी। जैसे उदाहरण के लिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई का पल्लवन करिए। तो आपको एक छोटा वाक्य दिया हुआ है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपको इसको क्या करके लिखना होगा, एलिब्रेट करके लिखना होगा, और इसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं, कितने, 10, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न बोलता है बच्चों कि हम संक्षेपण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। संक्षेपण मतलब क्या, आपको यहाँ पर एक गद्यांश दे दिया जाएगा, यहाँ पर उसकी शब्द सीमा वही निर्धारित करेंगे कि कितना बड़ा गद्यांश होगा। जितनी भी शब्द सीमा इसकी हो या जो भी गद्यांश इससे पूछा जाएगा, उस गद्यांश को आपको कन्वर्ट करके लिखना है 1/3, मतलब 1/3 करके लिखना है, मतलब उसको छोटा करके लिखना है। तो बड़े गद्यांश को छोटे गद्यांश में कन्वर्ट करके लिखना, लेकिन कितना कन्वर्ट करके लिखना बच्चों, यहाँ पर 1/3, यही चीज कहलाती है संक्षेपण। गॉट इट। और ये लास्ट प्रश्न है, ये भी आएगा 10 अंकों का, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि ये इतना सा छोटा सा पाठ्यक्रम है हमारा हिंदी का, ठीक है। लेकिन अब ये छोटा तो है, पढ़ने का तरीका एक छोटा सा एक ओवरव्यू बता रही हूं बच्चों कि कैसे ये एनालिसिस करेंगे आप। जैसे यहां पर मैंने पूरे पेपर को एनालाइज किया और ये देखा कि ये जो पेपर हैं इनमें से कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिनमें पूरे में से पूरे नंबर लिए जा सकते हैं, और कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिनमें पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिलते। तो क्यों ना ऐसा कुछ करा जाए कि जिन प्रश्नों में पूरे में से पूरे नंबर लिए जा सकते हैं उनकी तैयारी हम पहले करें, ठीक है। क्योंकि इसमें नंबर मिलेंगे तो पूरे, नहीं मिलेंगे तो डायरेक्ट 0 पे जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, एक बार मेरे साथ देखिए और आप भी कैलकुलेट करिए और बोलिए, नंबर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए पहला बोल रहा है लघुत्तरी प्रश्न, ये वाला पोर्शन कितने अंकों का है, 75। यहां पर मेरा अनुभव यह कहता है, क्योंकि आरटीआई के थ्रू जब मैंने मेरी खुद की मेंस की कॉपी देखी बच्चों, तो यहां पर पहले 60 अंकों का ये पूछा जाता था। सेम प्रश्न था, जब पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली बोल रही हूँ, नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो अभी कॉपियां आई नहीं है, मतलब कॉपियां क्या, आप सभी को पता है रिजल्ट ही नहीं आया है, तो हम किस तरीके से आरटीआई लगाएं और देखें। लेकिन जो मैंने पुराने मेंस दिए मेरे, और मैंने देखा
कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आया करता था तब भी 3 नंबर का आया करता था, लेकिन 60 अंकों का होता था। इस बार वेटेज ज्यादा है, 75 अंकों का होगा। तो ये वाले पोर्शन में वो फुल आउट ऑफ फुल नंबर देते थे, ठीक है, और मेरे को मिले भी हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन ऐसा है, आप यहां पर इसको देखें, 75 अंक पूरे में से पूरे लिए जा सकते हैं। मतलब किसी भी कंडीशन में हमको 75 अंक को इजीली जाने नहीं देना है, क्योंकि ये पूरे में से पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं अलंकार, अलंकार वाले पोर्शन में भी अगर देखिए कोई एग्जाम्पल पूछता है, जैसे तरनी तनुजा तथा तमाल तरुअर बहु छाए में कौन सा अलंकार है, यदि आप नाम बस लिखना है, सही लिख देते हो और उसका कारण बता देते हो, तो यहां पर भी 3 में से 3 नंबर लिए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एसआई वगैरह में प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, तो वहां पर जब पूरे नंबर ले सकते हैं तो यहां पर भी लिया जा सकता है। तो इसमें भी पूरे में से पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका यदि अपोजिट वाला पूछ लेता है कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखते हुए मतलब उसके प्रकारों को भी बताइए, मतलब अलग से पूरा प्रश्न ऐसा बना लेता है, तो यहां पर थोड़ा बहुत वर्तनी के कारण नंबर कट सकते हैं। तो आप ये पोर्शन को मान सकते हैं कि इसमें नंबर लिए भी जा सकते हैं और नहीं भी। तो मैं इसको फिलहाल अभी थोड़ा सा काट के रख दे रही हूँ, क्योंकि पूरे में से पूरे लिए भी जा सकते हैं, नहीं भी लिए जा सकते, तो हम प्योर में इसको नहीं रख रहे हैं। नेक्स्ट आता है हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद। 35 अंकों का ये प्रश्न पूछना है। इसमें यदि आपको व्याकरण से संबंधित ज्ञान नहीं है, या स्पेलिंग मिस्टेक होती है, अशुद्धि होती है, राइटिंग अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर भी नंबर कटते हैं। तो इस पोर्शन में भी आप पूरे में से पूरे नंबर नहीं ले सकते, ठीक है। ये प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा, मैक्सिमम नंबर जरूर लेंगे हम, लेकिन पूरे में से पूरे नहीं लिए जा सकते। अगला आता है संधि समास और विराम चिन्ह, 20 अंकों का आता है। क्या यहां पर पूरे में से पूरे नंबर लिए जा सकते हैं? जी हां, बिल्कुल लिए जा सकते हैं, 20 अंक फुल आउट ऑफ फुल, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियों से रिलेटेड जो प्रश्न नीचे पूछेगा, क्या इसमें लिए जा सकते हैं? तो ये भी पूरा पैटर्न क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, जहां पर पूरे में से पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। तो ये जो 20 अंक है, वहां पर कितने हो गए थे इस स्लाइड में देख लेते हैं, 75। 10 नंबर अलंकार के हमने नहीं जोड़े थे, अनुवाद के नहीं जोड़े थे, उसके बाद हमने जोड़े थे संधि समास और विराम चिन्ह के 20, और इसके भी 20, फुल आउट ऑफ फुल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपठित गद्यांश, यहां पर ये पूरे में से पूरे नंबर लिए जा सकते हैं। जी हां, यदि जो अपठित गद्यांश में दिया है उन्हीं के शब्दों का प्रयोग करते हुए, उसी के भाव को लिखते हुए यदि आप इसका आंसर देते हैं तो इसमें भी पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो इसको भी मैं कंसीडर करूंगी बच्चों फुल आउट ऑफ फुल में 20। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर तो पल्लवन या संक्षेपण, इनमें पूरे में से पूरे लिए जा सकते हैं क्या? नहीं, यहां पर कहीं ना कहीं मानवीय भूल जो हो जाती हैं या व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां हो जाती हैं, इसके कारण ये वाला पोर्शन भी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपको नहीं देता। तो ये जो पोर्शन है इतना, ये पूरे में से पूरे नंबर का है, तो इनको हम कैसे पढ़ेंगे और ये नंबर अपने हाथ से नहीं जाने देंगे और रिमेनिंग जो पोर्शन है उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लेंगे, उसके बारे में आगे अब बात होने जा रही है। देखिए कैसे टोटल करें इसको, 5 लगभग 135 फुल आउट ऑफ फुल। पहले ये वेटेज होता था 80 का, अब फुल आउट ऑफ फुल नंबर का है 135, और बाकी के जितने बचे मतलब पोर्शन बचा उसमें मैक्सिमम नंबर आप गेन करें। तो बताइए आप खुद ही मुझे, क्या 150 के पास पहुंचा जा सकता है? लेकिन ये पोर्शन में मेहनत ज़्यादा है, लेकिन लिए जा सकते हैं बच्चों नंबर। तो मिलकर करेंगे ना हम लोग यहाँ पर इसकी तैयारी और मेहनत। 135 नंबर, इतने तो नंबर ही नहीं आते हैं बच्चों हिंदी में। तो कैसे इसकी तैयारी करना है, आगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हुए हम यहाँ पर इस बात को समझेंगे। तो आपको समझ में आया होगा एक मोटे तौर पर कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रश्न पत्र क्रमांक 5 का सिलेबस क्या है। तो यहां तो बात हुई सिलेबस की कि प्रश्न कितने पूछे जाएंगे और उस प्रश्न का सिलेबस क्या होगा। अब देखते हैं कि क्या इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आया था, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि उनमें ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न बने हैं।
तो बने रहिए रुचि धर्मन पाठशाला के साथ में और हिंदी से संबंधित नई नई जानकारियां प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।